जर्मनी की जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में वर्ष 1995 से 2024 के बीच चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची जारी की गई है। इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है, इस रिपोर्ट में कौन कौन सी चरम मौसम दशाओं को शामिल किया गया है और विश्व में कौन से देश किस लेवल पर हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे रिपोर्ट के निहितार्थ के बारे में। तो दृश्य आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम जानेंगे जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 रिपोर्ट और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि आखिर जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 रिपोर्ट क्या है और इसे किस संस्था ने निकाला है। तो देखिए, इस संस्था का नाम है जर्मन वॉच, जो कहां से संबंधित है, जर्मनी से। ठीक है, जर्मन वॉच एक संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। ये जर्मनी की संस्था है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि चरम मौसम घटनाओं से जो सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं, उन देशों की सूची तैयार की जाए और कौन कौन सी घटनाओं से देश ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां पर उनकी अर्थव्यवस्था और लोगों को क्या क्या नुकसान पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है, तो हमने संस्था के बारे में जाना, उद्देश्य के बारे में जाना कि दुनिया में चरम मौसम घटनाओं यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से सबसे अधिक प्रभावित देशों को हमें पहचानना है और उनके लिए समाधान भी निकालने हैं। इस रिपोर्ट का जो विश्लेषण है उसमें वर्ष 1995 से 2024 के बीच के आंकड़े शामिल किए गए हैं, यानी रिपोर्ट इन्हीं आंकड़ों पर आधारित है। यह COP30 जो भी बेलेम में चल रहा है ब्राजील में, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है और इस पर भी एक न्यूज प्रोग्राम है, आप जाएं डिटेल से COP30 के बारे में जाने, बेलेम ये इसका कौन सा संस्करण है ये भी जाने। और उसमें हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की COP की जो इंपॉर्टेंट बैठक है उस पर भी डिस्कशन किया है, तो वो भी आप न्यूज में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, COP30 बेलेम ब्राजील में जो भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 चल रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसी में इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। तो ये रिपोर्ट इसी का अंश है, इसी का भाग है। ठीक है, यह इस वर्ष यानी 2025 की दूसरी संस्करण वाली रिपोर्ट है, इसे निकाला गया है। हालांकि इसका नाम बताया जा रहा है जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन ये 25 की दूसरी संस्करण वाली रिपोर्ट है। देख लेते हैं डेटा को, तो ध्यान रखिएगा जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसमें टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं इन चरम मौसमी दशाओं से, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, या हमने देखा कई जगह सूखा जैसी स्थिति भी बनी है। तो इन सभी घटनाओं से कौन से देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं? पहले नंबर पर है डोमिनिका जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, दूसरा म्यांमार, तीसरा होंडुरास, चौथे नंबर पर है लीबिया, पांचवें नंबर पर हैती, छठवें नंबर पर ग्रेनाडा और 7वें नंबर पर है फिलीपींस, 8वें नंबर पर निकारागुआ और 9वें नंबर पर है भारत, 10वें नंबर पर द बहामास। तो देखिए ये वे देश हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इन देशों को, देश की अर्थव्यवस्था को, लोगों को इन चरम मौसमी घटनाओं से क्या हुई है, आर्थिक क्षति हुई है, लोगों को क्षति हुई है। अब देख लेते हैं इसी रिपोर्ट के मद्देनजर कि आखिर इस रिपोर्ट की गणना किन आधारों पर की गई है और कैसे की गई है। ठीक है, रिपोर्ट की जब हम गणना की बात करते हैं, यानी जो जोखिम सूचकांक है, यह गणना चरम मौसम घटनाओं के मानवीय प्रभावों और आर्थिक प्रभावों के आधार पर देखी गई है कि कैसे मानव और आर्थिक प्रभाव इसकी वजह से पड़े हैं। जिन देशों की रैंक जितनी ऊंची है, अभी हमने देखा भी कि जिन देशों की रैंक जितनी ऊंची है, ये समझिए कि उनमें अधिक प्रभाव देखने को मिला है। मानव जनित प्रभाव और जो घटनाएं घटित हुई हैं उनकी वजह से जो जलवायु परिवर्तन है ये इसका मुख्य कारक बताया जा रहा है। तो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के चरम घटनाओं से ये देश क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी गणना चरम मौसम की घटनाओं के आर्थिक और मानवीय प्रभावों के आधार पर हुई है। सूचकांक केवल तीव्र शुरुआती वाली घटनाओं का विश्लेषण करता है। ध्यान रखिएगा कि सूचकांक में जो घटनाएं बहुत तीव्र गति से घटित होती हैं, तीव्र शुरुआती घटनाएं जो होती हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। जैसे क्या क्या है ये घटनाएं? बाढ़, तूफान, अत्यधिक तापमान यानी जब बहुत अधिक टेम्परेचर का राइज हो जाना, जंगल की आग, वनाग्नि, हिमनद झीलों के फटने और बाढ़ आदि को इन घटनाओं का, या आप कह सकते हैं कि
जो परिणाम देखने को मिले हैं देशों का, यही इनका आधार बताया गया है। इसमें जो धीमी गति से होने वाली घटनाएं हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इनमें धीमी गति से होने वाली घटनाएं शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है और ये कौन सी घटनाएं? जैसे औसत तापमान में वृद्धि, ठीक है, जैसे औसत टेम्परेचर राइज, ठीक है। और किसे शामिल नहीं किया गया है? समुद्र तल में वृद्धि को, समुद्र तल में वृद्धि, ये धीमी गति से होने वाली घटनाएं हैं, ठीक है। महासागर में अम्लीकरण का बढ़ना या अम्लीकरण, ठीक है, तो महासागर अम्लीकरण के बढ़ने को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि धीरे धीरे घटित होने वाली घटनाएं हैं। हिमनदों के पिघलने को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। हिमनदों के पिघलने को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसमें क्या शामिल? हिमनद झीलों के फटने और बाढ़ आदि शामिल है, ना कि पिघलना। ये धीमी गति से घटित होने वाली घटनाओं में से एक है। ये इसके आधार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसी रिपोर्ट में कुछ अन्य तथ्यों की, जैसे भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। भारत की स्थिति की जब चर्चा करती है तो ये ध्यान रखिए कि भारत बार बार होने वाली चरम मौसमी घटनाओं से अधिक प्रभावित या अत्यधिक प्रभावित होने वाले देशों में से रहा है, ठीक है। अब यहाँ लोगों और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हुए हैं। किनकी वजह से? इन चरम मौसमी घटनाओं की वजह से। भारत उन देशों में शामिल है जहां पर ये चरम मौसमी प्रभावों का जो घटनाएं हैं उनका प्रभाव खत्म ही नहीं हो पाता और वापस से नई आपदा आ जाती है। ऐसा COP30 की बैठक में इस चर्चा को उठाया भी गया है, इसलिए इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान रखिएगा। 2024 का जो मानसून रहा है वो भारत के लिए ज्यादा विनाशकारी रहा है क्योंकि 80 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत की स्थिति की बात की जाए, भारत इस रिपोर्ट में 9वें नंबर पर है या 9वें नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से है। रिपोर्ट में 1995 से 2024 के बीच के जो डेटा है उसको इकट्ठा किया गया है। 2024 की बात की जाए तो भारत 15वीं रैंक पर था, ठीक है। तो 2025 में देखिए, 2024 में 15वीं, 25 में 9वीं, और हालांकि ये संस्करण चूंकि दूसरा संस्करण है, पहले वाले संस्करण में भी इसके बारे में चर्चा हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो केवल ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के राष्ट्र इसमें टॉप 10 में मौजूद हैं। यानी इन देशों में बाढ़ या आप कह सकते हैं चरम मौसमी जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है। सबसे अधिक प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में भारत बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यानी जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कि अर्थव्यवस्था, सबसे ज्यादा जहां लोग प्रभावित हुए हैं उस श्रेणी में भारत तीसरे नंबर पर है, बांग्लादेश और फिलीपींस के बाद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जो प्रभाव घटित हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 1995 से 2024 के बीच तो इस अवधि में लगभग 430 चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनमें बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात आदि शामिल हैं। इसकी वजह से भारत में 1 अरब से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि मुद्रास्फीति समायोजन से संबंधित है, इसका आर्थिक नुकसान भारत ने इतने वर्षों में झेला है केवल इन चरम मौसमी दशाओं की वजह से, इन घटनाओं से होने वाले हानिकारक प्रभावों की वजह से। और इसमें 80,000 से भी अधिक मौतों को दर्ज किया गया है, जो अपने आप में बड़ी संख्या मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा भारत की स्थिति। देखते हैं कि कौन से देश कंटिन्यूअस थ्रेट्स श्रेणी में शामिल है। कंटिन्यूअस थ्रेट्स मतलब कौन सी श्रेणी? इसका अर्थ है निरंतर खतरा। इसका अर्थ है कि ये देश बार बार और लगातार चरम मौसमी घटनाओं के संपर्क में बने रहते हैं और इससे ये प्रभावित होते रहेंगे। इस कैटेगरी को कहा गया है कंटिन्यूअस थ्रेट्स श्रेणी, ठीक है। और भारत को फिलीपींस, निकारागुआ और हैती के साथ इस श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी भारत, निकारागुआ और फिलीपींस वे देश हैं जहां पर लगातार ये चरम मौसमी घटनाएं से होने वाली जो हानि है वह होती रहेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ आपदा खत्म ही नहीं होती बल्कि इसके प्रभाव ही खत्म नहीं होते और दूसरी आपदा आ जाती है, ठीक है। इसे ही कहा जाता है कंटिन्यूअस थ्रेट्स की श्रेणी। इसका अर्थ भी हमने देख लिया कि ये देश बार बार और लगातार चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित माने जाते हैं, यानी यहाँ एक आपदा से उबरने से पहले ही अगली आपदा आ जाती है। तो ये थे कुछ प्रमुख इस रिपोर्ट के मुद्दे
वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 1995 से 2024 के बीच लगभग 9700 या जिन्हें कह सकते हैं 9700 चरम मौसम घटनाएं दर्ज की गई हैं। तो वैश्विक लेवल पर इसी अवधि में लगभग 9700 चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की गई हैं। ठीक है, ये तो इतनी अधिक तो केवल संख्या है इन मौसमी घटनाओं की। इससे लगभग 8,32,000 से अधिक मौतें हुई हैं। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। से भी अधिक मौतें हुई हैं। ये भी इसी रिपोर्ट के अंतर्गत, यानी जो जलवायु जोखिम सूचकांक है, इसी के अंतर्गत ये डेटा दिया गया है। और पूरे अगर हम वैश्विक लेवल पर ही देखें तो लगभग 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ये भी एक आश्चर्यजनक आप कह सकते हैं आंकड़ा है। 4.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक नुकसान वैश्विक लेवल पर देखने को मिला है। किसकी वजह से? इन चरम मौसमी घटनाओं की वजह से। रिपोर्ट ये भी कहती है ये चरम मौसमी घटनाएं तो केवल वे हैं जिनके बारे में हमने अनुमान लगाया है। हो सकता है कि जो रियल आंकड़ा हो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। तो जरूरी क्या है कि अपने लेवल पर देशों को इन जोखिम को कम करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है मानव जनित कुछ क्रियाकलाप। तो मानव जनित क्रियाकलापों को कम करके, ऐसे हस्तक्षेपों को कम करके हम जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक परिणाम है उससे बच सकते हैं और चरम मौसमी जो दशाएं हैं उन्हें थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। शेष तो हमने जो भी एक्टिविटीज देखी, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक तापन है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में जरूरी क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन कम किया जाए और जो भी देश इसके लिए रणनीति बना रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। हालांकि जो COP30 हो रही है उसमें ये सभी विकासशील देश अब विकसित देशों पर ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि हम ये जो जोखिम सह रहे हैं उन्हें किसी तरीके से क्षतिपूर्ति के रूप में हमें उसके लिए वित्त प्रदान किया जाए। तो COP30 में इस मैटर पर चर्चा भी हुई है। देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। थोड़ा सा रिपोर्ट के निष्कर्ष भी देख लेते हैं। रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन से चरम मौसम की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया। ये भी देखा कि जो लॉस और डैमेज है, यानी जो हानि और क्षति है, इसके लिए वैश्विक वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस को तत्काल बढ़ाना चाहिए, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा किया। COP30 में इसी वैश्विक वित्त को बढ़ाने की बात चल रही है, जिसे हम क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में जानते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस को बढ़ाने की बात COP30 में चल रही है। हमने देखा कि एमिशन को तुरंत घटाना है, हमने इस पर भी चर्चा की। विकासशील देशों को अनुकूलन यानी अडॉप्शन के लिए दीर्घकालिक समर्थन चाहिए, ये भी COP30 का एक विषय रहा है। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI 2026 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? UNEP, ऑप्शन बी IPCC, ऑप्शन सी जर्मन वॉच, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके अलावा एक और खबर की दृष्टि कुछ बेहतर करने वाला है, तो जुड़े रहिए। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।